नमस्कार, मैं मयूरी पांडे रफ्तार मीडिया पर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज हम भारतवासी अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज का पल, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि इस वर्ष भारत की आज़ादी को 78 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्वतंत्रता का असली अर्थ केवल गुलामी से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने विचारों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होना है। 15 अगस्त भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन हम भारतीयों के लिए न केवल एक त्योहार है, बल्कि एक प्रेरणा है। यह ऐतिहासिक दिन हमारे देशवासियों के बीच देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। इस दिन भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके त्याग और बलिदान के चलते भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। आज का दिन अपनी मातृभूमि के प्रति अपने प्यार और गौरव को दर्शाता है। एक कारवां सा चल पड़ा है, सपनों की नई उड़ान सी मिल रही है, तैयार है एक नया हिंदुस्तान। आजादी मिलने के 78 वर्षों में हमने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। आइए मिलते हैं आज ऐसे ही कुछ शख्सियतों से जिन्होंने अपने बल पर समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए ईमानदारी से मेहनत की है। आज रफ्तार मीडिया ऐसी मेहनत को सराहना चाहता है और उनसे जानना चाहता है कि आने वाले कल में क्या कुछ वे अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं, जिसे समाज में और पॉजिटिव बदलाव, जिसे हम कहें एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अभय सागर मिंज जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर है एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची से। साथ ही आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय एवं आदिवासी अधिकारों के सक्रिय समर्थक रहे हैं। आप डीएसपीएम विश्वविद्यालय में लुप्त प्राय स्वदेशी भाषाओं और संस्कृतियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र में निदेशक के पद पर भी कार्यरत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जोहार। साथ ही हमारे साथ अतुल गेरा जी भी है जो कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। वे प्रमुख रूप से लाइफ सेवर्स रांची झारखंड, थैलेसीमिया फाउंडेशन नामक स्वयंसेवी समूह में पीड़ित मरीजों के लिए जोरदार आवाज रहे हैं। आप पिछले 15 वर्षों से स्वैच्छिक रक्तदान आंदोलन में सक्रिय है। आपने स्वयं 110 बार से अधिक रक्तदान किया है। अतुल जी झारखंड के ब्लड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब बारी है राहुल जी की। यह ऐसे व्यक्तित्व है जो सोशल मीडिया पर अपने अद्वितीय शैली और झारखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं। इनका इंस्टाग्राम हैंडल है एक झारखंड वाला, जो अपने आप में बहुत एक अच्छा नाम है। इन्होंने अपने आकर्षक प्रस्तुति और झारखंड की सुंदरता को दुनिया के सामने पेश करने के लिए एक विशेष पहचान बनाई है। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे साथ मुंबई महाराष्ट्र से अलीशा सिंह जुड़ रही है। अलीशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को अलीशा के बारे में थोड़ा सा बता दें। अलीशा जी एक प्रसिद्ध नृत्य कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने नृत्य और कला के माध्यम से देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। अलीशा सिंह की नृत्य शैली में विविधता और सृजनात्मकता का अद्वितीय मिश्रण है और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अलीशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलीशा जी, आप बताएं आपका सफर रांची की तंग गलियों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध तक का कैसा रहा और क्या कठिनाइयां आई हैं आपको? सफर तो मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्टीज आई, बट उसके साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे रह के। और ये रांची से मुंबई तक का सफर एक सपने जैसा था, तो मैं भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। हम लोग बहुत प्राउड है आप जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से मेहनत कर रही है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अलीशा जी, जो आपके नक्शे कदम पर चलकर फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अभी का जो जनरेशन है वो हार्डवर्क पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे लगता है कि हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मेहनत करोगे आप, भगवान भी देखते हैं और आपको उसका फल जरूर देते हैं। तो मेहनत करते रहो। बिल्कुल। आपको हम लोग देखते रहते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। आप अपने परिवारजनों से बहुत स्नेह रखती है, तो आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप परिवार का क्या रोल होता है, एक उभरते कलाकारों को किस तरह सपोर्ट करना होता है या किस तरह सपोर्ट मिलता है कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इस पर आप अगर कुछ बताना चाहे।
बिल्कुल, जैसे मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा पूरा परिवार मुझे हमेशा से सपोर्ट करता हुआ आया है। और जब हम इस तरह के मुश्किलों में रहते हैं, जैसे रांची से मुंबई तक यहाँ अकेले रहना, काम करना, तो अगर परिवार से मेंटली सपोर्ट मिल जाता है तो वो एक सुकून मिलता है। इवन फाइनेंशियली मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया है। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती और वो कितना मेंटली सफर कर रहे होते हैं। तो आई फील कि परिवार का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है आपके मेहनत के सफर में। चीज़ एक और पहलू जो आपके साथ हमें नोटिस करने को मिला वो ये है कि आप मुंबई में तो कार्यरत है ही, इतना अच्छा काम करिए, इतना अच्छा नाम कमा रही है, लेकिन साथ ही आप अपने राज्य के लिए भी जी काफ़ी एक्टिव रहना चाहती है, यहाँ के लोगों को भी आप काफ़ी अच्छा शिक्षा देना चाहती है। आपने आपकी शायद यहाँ एक एकेडमी भी है जी जो आप छोटे बच्चों को जिसमें आप ट्रेन कर रहे हो, तो अगर उसके बारे में आप थोड़ा एलाबोरेट करें हम लोगों को। जी बिल्कुल, जैसे जब मैंने शुरुआत की थी तो वहाँ पे अच्छे क्लासेस नहीं थे, उतनी सारी सुविधा नहीं थी। हम क्लूलेस थे कि हमें मुंबई में कहाँ आना है, कैसे करना है। सो अब मैंने एक प्लेटफॉर्म, मुझे मुझे ऐसा था कि मैं एक प्लेटफॉर्म दूं वहाँ के लोगों को कि वहाँ वो सीखे और मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू वो सीख सके कैसे आ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। थिंक ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी ओर से रांची के लोगों के लिए। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप रांची से अभी भी जुड़ी है और आप हमेशा जुड़ी रहेंगी। यहाँ के लोगों के लिए भी आप उतनी ही अलर्ट, सतर्क और उतनी ही पार्टिसिपेटिव है जितना आप मुंबई में भी काम कर रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत सराहने वाली चीज़ है और रफ्तार मीडिया इस चीज़ को बहुत बहुत आपकी इस कोशिश को, इस मेहनत को काफ़ी सराहता है। तो एक जो पहलू है, मुझे लगता है कि अलीशा जी और आगे वाले समय पे आप क्या कुछ करना चाहती है आपके आपके राज्य के लिए, आपके लोगों के लिए, कुछ शायद आपने इनके लिए कुछ सोचा हो। बिल्कुल, सोच तो मेरी बहुत सारी है, बहुत कुछ सोचती हूँ मैं, लेकिन अब वो कितनी हद तक वो पूरी हो सकती है वो मुझे पता नहीं, पर उससे पूरी करूंगी। मुझे जैसे एक डांस फेस्टिवल करना है झारखंड में, जहाँ मैं ऑल ओवर इंडिया से के जो जो भी उनके ऑथेंटिक डांस फॉर्म्स है, जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स है, वो वहाँ पे कराएं। तो वैसे मैंने गवर्नमेंट से ये बात भी की थी, लेकिन अभी चीजों को अप्रूवल मिली नहीं है। बस मैं वेट कर रही हूँ कि और क्या क्या कर सकते हैं। रफ्तार मीडिया आशा करता है कि इस शो को देख के गवर्नमेंट, सरकार आपकी अपील को ज़रूर सुने और हमें बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम एक देखने को मिले और हम लोग इसके लिए बहुत उत्सुक है। एक मैसेज अलीशा जी जो आप देना चाहेंगे अपने फॉलोअर्स को, जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपको हमेशा फॉलो करते हैं, आपकी हर बात को वो बहुत पर्सनली लेते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो रफ्तार मीडिया के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सबको थैंक यू। हमारे झारखंड के सब बिना तो बिल्कुल मैं यहाँ तक नहीं थी, और अभी तक और स्नेह शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much for joining us today. Thank you so much, Alisha. Thank you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। चलिए आज हम अपना सेगमेंट शुरू करें राहुल जी के साथ। राहुल जी, पहला सवाल हम लोग का आपसे है कि आप सोशल मीडिया यात्रा में इतनी सफलता आपने प्राप्त की है, तो क्या इसकी शुरुआत रही है और आपसे प्रेरित होकर यदि कोई इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे तो उसे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, मैंने 2020 में ये इस यात्रा की शुरुआत की थी। तो मेरा मकसद मकसद हमेशा से रहा है कि मैं झारखंड की चीज़ों को मैं दिखाऊं, बताऊं। तो स्टार्ट तो मैंने करा था कि स्ट्रीट लाइफ वीडियोस में बनाता था, यहाँ के जंगल, पहाड़ और जो यहाँ के पारंपरिक भोजन वगैरह खान-पान है, उन चीज़ों के बारे में बताता था अपनी छोटी-छोटी वीडियोस के माध्यम से। पर मुझे नहीं पता था कि इस स्तर की प्रियता मुझे मिलेगी। तो आगे मैं करता गया, मैं मतलब मेहनत करता गया बिना ये सोचे कि मुझे कुछ ऐसा परिणाम मिलेगा। और उसके बाद अभी भगवान की दया है, लोगों का सपोर्ट है कि अभी 3.5 लाख लोग मुझे अभी फॉलो करते हैं और मेरी वीडियोस पे किसी किसी वीडियो पे करोड़ों में व्यूज़ भी आए हैं। और मेरे
वीडियोस के थ्रू मैं मुझे पता चलता है, जब कमेंट्स आते हैं तब दिखता है कि लोग कमेंट करते हैं कि मैं आपको वीडियो को यूएसए से देख रहा हूँ, तो मैं कनाडा में रहती हूँ, मैं मेरा झारखंड छूट गया है, बट आपकी वीडियोस के थ्रू मैं यहाँ से जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ या करता हूँ। तो ये सब चीज़ देखकर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस के थ्रू लोग अपने माटी से जुड़े हुए हैं, झारखंड से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ के पारंपरिक खान पान, यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को, यहाँ के फेस्टिवल्स को दिखाता हूँ, यहाँ के छोटे बड़े बिजनेसेस को मैं प्रमोट करता हूँ। तो ये सारा काम मेरा रहा है और जिसे लोग बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जी, अभी तो जब मैंने शुरू किया था उस वक्त काफ़ी कम लोग, मतलब मैं बोल सकता हूँ शायद ही कोई कर रहा था जिस तरीके से मैं कर रहा था। बट अभी अभी काफ़ी लोग कर रहे हैं। आई गेस सैकड़ों लोग होंगे अभी रांची और आसपास में जो हूबहू मिलता जुलता काम करना चाह रहे हैं, या फिर स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अब कुछ करेंगे भी। तो वही है, आप अपने काम में हमेशा ईमानदारी रखिए, कोशिश कीजिए कि आपकी वीडियोस में आप जो भी बता रहे हैं वो चीज़ ऑथेंटिक हो, वास्तविक हो, फैक्ट्स हों। और कहीं ना कहीं पैसे का प्रलोभन हर किसी के पास होता है, हर किसी को मिलता है, बट पैसा पैसा ज़रूरी होता है, पर पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसे, आप कितना भी पैसा फेंक करके ईमान नहीं खरीद सकते हैं। मैं पैसे के लिए मैं भी प्रमोशंस करता हूँ, मुझे भी फाइनेंशियल नीड्स होती है तो मैं प्रमोशंस करता हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं चीज़ों को कभी भी ना गलत तरीके से नहीं बताऊँ या फिर किसी गलत चीज़ को प्रमोट ना करूँ। मेरे पास बहुत सारे कैंपेन्स आते हैं जो कि वो होता है, जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह होते हैं, काइंड ऑफ जुआ होता है, वो सब होता है प्रमोशन का। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे प्रोफाइल को एक एक वीडियो के लिए वो 1-1 लाख रुपए देने के लिए रेडी रहते हैं कि आप एक वीडियो डाल दो बोल के कि आप इस पे आप खेलो और आपको पैसे मिल जाएंगे, इतने आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जिनसे आपको इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह के आपको प्रमोशंस आते हैं। पर ठीक है, मैं किसी पार्टी को शायद सपोर्ट करूँ, पर मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि मुझे पसंद करने वाले लोग ना अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, उनकी राय अलग होगी अलग अलग पार्टियों को लेकर। तो मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, चाहे मुझे कितने ही पैसे कोई ऑफ़र क्यों ना करे। तो शायद यही वजह है कि पिछले 5 सालों से मैं इस पोजीशन पे टिका हुआ हूँ, और अभी आप झारखंड टॉप ब्लॉगर सर्च करेंगे तो मेरा नाम ऊपर में आएगा। शायद इसीलिए क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी को और अपने माँ बाप के संस्कारों को मैं बरकरार रखा हूँ, अपने अंदर रखा हूँ कि मैं चीज़ों को एकदम जेन्युइन रखूँ। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मेहनत करना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है और आगे बढ़ते जाना है, लक्ष्य को साफ रखना है, फैक्ट्स बताने हैं। तो बातें बड़ी छोटी लग रही हो, लेकिन इन बातों का प्रभाव बहुत बड़ा है। राहुल जी, थैंक यू सो मच। अब अभय जी से हम रुक करना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सरकार से कौन से कदम उठाने की मांग रखना चाहेंगे जिससे आदिवासी और अति पिछड़े वर्ग के लोग अग्रपंथी लोगों के साथ समकक्ष हो पाए? नहीं, ये जब चर्चा चलती है, जब हम लोग कोई सामाजिक मंच पे बात करते हैं तो आदिवासियों को मूल रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ा दिखाया जाता है। मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक आदिवासी समुदाय से आता हूँ, मैं उरांव हूँ, तो हर व्यक्ति की या हर समाज की एक अलग विशिष्ट जीवन शैली होती है। और जिस तरह से राहुल जी ने भी कहा कि पैसे या प्रलोभन, वो लालच, तो आदिवासियों की जो आवश्यकता रही वो हमेशा सीमित रही है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार से जब आपका प्रश्न है कि मैं सरकार से ऐसे क्या डिमांड करूं या क्या मांग करूं, तो एक चीज़ बड़ा विशिष्ट है कि आदिवासियों की जो संस्कृति है वो अपने आप में अनूठी है। आप देखेंगे, जो मैं अभी वर्तमान में जो असुर समुदाय पे मैं जो शोध कर रहा हूं, तो ये सोचिए कि उनका संबंध कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो टर्की और मिडिल ईस्ट के जो लोहा गलाने की तकनीक थी, लगभग 90% उनसे मेल खाती है। तो ये जो विशिष्टता है, ये हम खुद झारखंड में रहते हुए शायद इसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, या तो हम उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से मेरी दरख्वास्त होगी कि इस प्रकार के शोध को, जहां आप सच में जब कहते हैं कि आप गर्व करो आदिवासी हैं, तो गर्व करने के लिए भी कुछ देना पड़ेगा और समाज को समझना पड़ेगा। जी जी, अभय जी, भारत में आज़ादी के बाद आदिवासी समुदाय में क्या बदलाव आया, आपको क्या लगता है, और अभी भी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? 1950 के दशक में ही, और मूल रूप से अगर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद में जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है, उस समय अनेक प्रकार के जो आदिवासी क्षेत्र थे, उनका जो जंगल ज़मीन था वो अधिग्रहित किया गया था, क्योंकि उस समय एक ऐसी सोच थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक को हम लोग जो आर्थिक सबलता ला पाएँ, जिससे देश को सहूलियत होगी।
उसके बाद अनेक वो चलता गया और जहाँ पे 1974-75 में ट्राइबल सब प्लान आया, बहुत सारे ऐसा व्यवस्था किया गया संविधान के द्वारा जहाँ पे कि उनको आर्थिक रूप से सरकार को स्वतंत्रता दी जाए, उनको सबलता दी जाए कि आप इन आदिवासी समुदायों के लिए इन सब चीज़ों को आप करें। लेकिन कहीं कहीं देखते हैं कि जो गति होनी चाहिए थी विकास का, वो आज भी कहीं न कहीं शिथिल है। अगर आप दूसरे समाज के साथ कंपेयर करेंगे तो देखते हैं हम लोग कि जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो इस पे बहुत मुझे लगता है गहन विचार करना चाहिए समाज को भी और सरकार को भी, क्योंकि मानव शास्त्र जो रांची का है ये 1980 के दशक में विश्व पटल पर था, जब इनके संस्थापक रांची स्कूल ऑफ थॉट के नाम जाना जाता, जब हमारे मानव शास्त्री बहुत ही प्रख्यात मानव शास्त्री LP विद्यार्थी थे जिन्होंने अपने शोध से रांची स्कूल ऑफ थॉट को, जो एंथ्रोपोलॉजी का स्कूल था, वो पूरे विश्व में उनको फैलाया था। तो ये निश्चित ही, क्योंकि जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं ये आदिवासी संस्कृति और जीवन शैली के अध्ययन पर आधारित है, तो एक नया दृष्टिकोण देता है समझने का कि जब मैं समझता हूँ कि आप एक महिला हैं, आपकी क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, और आप जब समझ रखने लगेंगी या रखती हैं कि एक पुरुष या पिता या भाई होने के नाते मेरी क्या चुनौती है, जब आपसी समझ विकसित होगी तो मुझे लगता है बेहतर समाज बन सकता है। तो एंथ्रोपोलॉजी ये दृष्टिकोण देता है। जी, तो ये जग भर में अब इसका सब लोग को पता है, जी, एंथ्रोपोलॉजी जी, ये बिल्कुल, बहुत बहुत चर्चित और बहुत फेमस चीज़ हो रही है, लोगों को पता चल रहा है और पहले से भी लोगों को इसके बिल्कुल। बारे में अंग्रेज़ों काफी के सामने अच्छे जब से अंग्रेज़ जानकारी है। अंग्रेज़ जब पहली दफ़ा आए थे उस समय उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ही लगाया था जनजातीय समुदायों का अध्ययन के लिए, तो ये काफ़ी पुराना है। ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक चीज़ है। अतुल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस पर कि आप लोगों को रक्तदान के महत्व पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि रक्तदान अपने सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और समाज में ऐसे बहुत मरीज़ों के वर्ग हैं, खासकर थैलेसीमिया पेशेंट्स जिनको हर 15-20 दिन ब्लड की आवश्यकता होती है, सिकल सेल के पेशेंट्स हैं और बहुत ऐसी श्रेणी के पेशेंट्स हैं जिनको नियमित रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो हर वो व्यक्ति जो एलिजिबल है, जो स्वस्थ है, उनको 3 महीने में, 4 महीने में, महिलाओं को, पुरुषों को 3 महीने में रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी सेहत भी अच्छी होती है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो फिट है, जो एलिजिबल है, वो रक्तदान ज़रूर करे और अपने जीवन में ये नियम बनाए कि वो अपने जीवन शैली से इसे जोड़े और खुद भी करे और दूसरों को भी प्रेरित करे। बहुत अच्छा है, रक्तदान करने से बॉडी भी आपकी अच्छी रहेगी, आपको करना चाहिए। लेकिन बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ है कि रक्तदान करने के उसके विपरीत परिणाम भी है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, तो कितना सच है इसमें? बिल्कुल सच नहीं है। आई थिंक और लोग जानते हैं। आई थिंक ऐसा कोई मिथ नहीं है। एक जो मिथ आई थिंक प्राइमरली जो हमें दिखता है कि बिकॉज़ ये एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, तो जिन्होंने कभी नहीं किया उनको ऐसा लग सकता है कि मैं पतला हूँ या कमज़ोरी होगी, क्योंकि आप ब्लड जब जाता है तो जाता हुआ देखते हैं, ब्लड जब देते हैं, आता हुआ नहीं देखते। तो ये ब्लड साइंस की जानकारी, ये जो अवेयरनेस एजुकेशन जब हम इम्पार्ट करते हैं तब लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आता है उस काम को करने में। सो इसीलिए जो जैसे हम लोग 350 से ऊपर रक्तदान शिविर लगाते हैं, तो जहाँ भी लगाते हैं उसके पहले हम लोग इंश्योर करते हैं कि वहाँ जो लोग रक्तदान करने वाले हैं या जो जिन्होंने उसका आयोजन किया है वहाँ पे एक अवेयरनेस सेशन करते हैं, जिसमें हम लोग ब्लड साइंस के बारे पूरी बात बताते हैं कि कितन जो सब ब्लड आप देते हैं वो कितने समय में वापस बन जाता है, कितना देते हैं, कितना दे सकते हैं, देने से क्या फ़ायदे हैं, और पूरी जो ब्लड डोनेशन मूवमेंट के बारे एक एक बात उनको बताई जाती है। और उसके बाद आई फील कि बहुत लोगों में कन्विक्शन आता है इस काम को करने के लिए। सो कुछ भ्रांतियाँ सिर्फ इसी स्तर पे है, लेकिन प्राय मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग रक्तदान करना चाहते हैं, मतलब, लेकिन उसको कन्वीनियंट बनाना होता है। जैसे जब हर जगह ऐसे शिविर लगेंगे तो आप पाएंगे कि लोग रक्तदान भी करेंगे। सो ये हम पाते हैं कि कई जगहों पे हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग देना चाहते हैं, बट हमें चीज़ों को उनके अनुरूप बनाने की ज़रूरत पड़ती है कि रक्तदान शिविर उनके प्रांगण में हो तो शायद वो करेंगे, और समय समय पे हर 3-4 महीने में होता रहे। तो कई संस्थाएं हैं, कई कॉलेज, बहुत ऐसी जगहों पे जहाँ पे रक्तदान हर 4 महीने में हो सकता है, लेकिन वो साल में एक बार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, अब उनको लगता है कि साल में एक बार करना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार लगता है। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम कभी भी
ब्लड बैंक हमारा जो है, जो गवर्नमेंट ब्लड बैंक है, वो 24/7 खुला है, आप जाके किसी समय कर सकते हैं। सो ये हम जाके लोगों को बताते हैं कि आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, और जो इंतज़ार कर रहे हैं एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप देना चाहते हैं, आप नहीं दे रहे हैं, एंड सो देर इज़ शॉर्टेज एंड सो देर इज़ इमरजेंसी। लेकिन जब लोग नियमित रूप से रक्तदान करने लगेंगे तो जो नीड है और जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो कम होगा, और तब लोगों को ब्लड मिलना और आसान हो जाएगा। और अच्छी बात इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो हमारे गवर्नमेंट ब्लड बैंक है यहाँ पे, खासकर जैसे सदर हॉस्पिटल और रिम्स हैं, इनमें अब नैट टेस्टेड ब्लड मिलता है। नैट का मतलब ये है कि जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, दे आर द हाईएस्ट टेस्टिंग स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड। दूसरा, जो आप दान करते हैं वो आगे किसी भी मरीज़ को, चाहे वो किसी भी अस्पताल में हो, उसको निःशुल्क प्राप्त होता है। तो नैट टेस्टेड ब्लड निःशुल्क मिल जाना, आई थिंक दिस इज़ समथिंग ग्रेट व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन। अब लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी समझदारी दिखाएं, नियमित रूप से रक्तदान करें, ताकि किसी भी मरीज़ को ब्लड मिलना आसान बने। जी अतुल जी, आपसे बात करके तो हमें ये समझ में आ गया कि एक साल में एक बार ब्लड देने से वो उससे वो झिझकना नहीं है, हम लोग को हेजिटेट नहीं करना है। हम लोग हर महीने, हर 3 महीने, 6 महीने, जैसे आपने बताया, यदि कोई फिट हो फिजिकली तो वो कर सकते हैं। तो ये जागरूक करने में मेरे को लगता है काफ़ी मदद मिलेगी। एक और सवाल मन में उठता है अतुल जी कि यदि किसी को ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ हो या कोई इन्फेक्शन हो तो क्या उन्हें रक्तदान करना चाहिए? बहुत बेसिक सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या इसके भी कुछ मानदंड है? नहीं, बिल्कुल है। इनफैक्ट जब आप ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो एक पूरी स्क्रीनिंग होती है। जैसे आपका हेमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होना चाहिए, वजन 45 से ऊपर होना चाहिए, उम्र 18 से ऊपर होना चाहिए, पल्स बीपी क्लोज टू नॉर्मल होना चाहिए, टेम्परेचर देखते हैं। इसके बाद पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, मेडिकल कंडीशन देखा जाता है। अगर आपको बीपी है उस समय इट इज़ क्लोज टू नॉर्मल, आप दवा भी आपने लिया है तो बहुत सारी दवाओं पे भी ब्लड डोनेशन इज़ अलाउड। अगर आपको थायराइड है बट इट्स कंट्रोल्ड लेवल, जैसे 50 मिलीग्राम थायरॉक्सिन लेते हैं, उससे कम है, अगेन सब्जेक्ट टू स्क्रीनिंग, लेकिन ज़्यादातर आप दे सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, इंसुलिन पे हैं, दे आर बैड, बट अगर आप टैबलेट्स पे हैं तो भी सब्जेक्ट टू स्क्रीनिंग, मोस्ट ऑफ देम कैन गिव ब्लड। तो बहुत ऐसी कुछ दवाइयाँ, जैसे कोई अगर ब्लड थिनर्स खा रहे हैं, स्टैटिन्स ले रहे हैं, तो उसमें मना करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन सब बाकी दवाइयों पे आप दे सकते हैं जब आप स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल शुड गो फॉर स्क्रीनिंग। आप स्क्रीन करेंगे, अगर आप देने योग्य नहीं है तो वो ब्लड बैंक के लोग कभी नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए वो अपने सेटअप से बाहर कहीं शिविर लगा रहे हैं, इट्स नॉट अ हॉस्पिटल सेटअप। सो वो बहुत प्रिकॉशंस रखते हैं, एंड जो उसकी जो स्क्रीनिंग और जो स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो क्योंकि अपने हॉस्पिटल सेटअप में नहीं है तो वहाँ पे हर चीज़, हर व्यक्ति, डोनर की जिम्मेदारी उनकी है। सो इसीलिए अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आप नाश्ता करके आए या नहीं, रात को सोए या नहीं, अच्छे से हाइड्रेट हुए या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी रक्तदान जब भी करने जाएं, अच्छे से हाइड्रेट होकर आपको जाना है। मतलब जिस दिन रक्तदान कर रहे हैं 1-2 लीटर पानी ज़्यादा पीना है, इनफैक्ट 2-3 ग्लास ज़रूर पी के जाएँ। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच एनी डोनर नीड्स टू डू। इसके अलावा जो आप ब्लड देते हैं, कुछ ही समय में वापस वो ब्लड वापस बन जाता है, और आप यू कैन गेट बैक टू योर वर्क। और जितनी बार आप नियमित रूप से देते रहेंगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड वी लिव्ड दिस इन कोविड। मैंने तो 110 बार अभी तक दिया है। कोविड के समय तक मैंने कुछ अपना 80s 90s आई वाज टचिंग, एंड इतना एक्सपोजर था। हम हर दिन कैंप करते थे कोविड के समय, और जितने रेगुलर डोनर्स थे हमारे साथ, इंक्लूडिंग मी, वी वर हाईली एक्सपोज। हमें हर दूसरा तीसरा दिन पता होता था कि हमारे साथ जो ब्लड बैंक में या जो भी लोग साथ में हैं, कोई कल से पॉजिटिव है, और हमारे साथ 8-8 10-10 घंटे हम साथ रहे हैं। लेकिन जो रेगुलर डोनर्स थे, नन ऑफ देम गॉट पॉजिटिव। तो ये हम वो एग्ज़ाम पास कर पाए जो हम इतने सालों से जाके क्लासेस स्कूल्स में बोलते रहते हैं, अलग अलग संस्थाओं में, कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो आई थिंक वी रियली गॉट दैट विथ कन्विक्शन, गॉट दैट रिजल्ट कि यस, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हुई है हमारी, तभी हम कोविड पॉजिटिव शायद नहीं हुए। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है विच एवरी वन वॉन्ट्स टू हैव, कि हम बीमार ना पड़े। वो तभी होगा जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। तो नियमित रक्तदान से बहुत वी सैल्यूट यू योर एफर्ट्स कि आपने कोविड में इतना, मतलब ऐसी सिचुएशन थी जब लोग सिर्फ खुद के बारे में सोच पा रहे थे, आपने दूसरों के बारे में सोचा, और आप लोग उस समय भी डटे रहे, रक्तदान करते रहे। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। अभय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारी देश की जनसंख्या कहीं ना कहीं 2 भागों में बटी है, एक जो शहरों में रहते हैं और एक जो गाँव में रहते हैं। तो ऐसे में संस्कृति और भाषाओं को जोड़े रखने का प्रयास कैसे हो सकता है? शहर और गांव को जोड़कर कैसे एकीकृत कर सकते हैं? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब मैं भाषा संस्कृति के बचाने की बात करता हूँ, या हम लोग जब इसका प्रयास करते हैं, तो एक बड़ा विचित्र आप बात देखने को करेंगे
कि जो शहर में रहते हैं, चाहे वो आदिवासी या गैर आदिवासी हैं, तो वो समझते हैं कि भाषा संस्कृति बचाने के दायित्व मात्र ग्रामीण क्षेत्रों का है। और हम सब यहाँ शहर में रहते हैं, एक आराम की ज़िंदगी जीते हैं, और वो संघर्ष कर रहा है गाँव में, लेकिन हर बार दायित्व डाल देते हैं कि वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी सीख ये है, जो शहर के निवासी हैं, शायद मैं अपने बच्चों को भी, मेरे पिता ने मुझे अपने गांव से जोड़ के रखा। शहर में होते हुए सेंट ज़ेवियर्स में हम अतुल जी दोनों साथ पढ़े, तो यहाँ से वो बराबर जब भी मौका अवसर मिलता था, छुट्टियाँ हो चाहे कहीं हो, तो वो पिताजी का ये था कि वो हमें छोड़ आते थे, और वहाँ दिन भर वो धूप में खेलना, जंगल जाना या घूमना फिरना। तो आजकल मैं अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। तो ये मेरी अपील होगी सभी जो आदिवासी अभिभावक हैं, कि आपको उस अपने जड़ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी वृक्ष तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक उसका जड़ें मजबूत नहीं होंगी। तो जो स्रोत है आपका संस्कृति की, भाषा का, वो गांव है, उसको आप छोड़ेंगे तो आप सब। जी बिल्कुल। राहुल जी, जैसे आप बता रहे थे कि बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आप पढ़ते हैं तो आप बहुत उससे प्रेरित हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका एक पहलू तो ये भी है, शायद कहीं आपको नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता होगा, तो आप उससे कैसे टैकल करते हैं? काफ़ी दफ़ा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। कभी कभार मेरी बॉडी को लेकर आते हैं कि बहुत पतले हो, बहुत स्केलेटन हो, जैसे हाँ, बॉडी शेमिंग लोग करते हैं। पर मेरा स्कूल और कॉलेज लाइफ दोनों मैंने ये झेला है। मतलब मेरी बॉडी को लेकर लोग ये करते हैं, कमेंट करते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं बहुत बार बुली करा गया। पर ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अब अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि अब ना जो रेशियो है ना कमेंट, पॉजिटिव कमेंट्स का, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैं जब फूड ब्लॉग्स बनाता हूँ तो मुझे अगर 15 कमेंट आते हैं बॉडी शेमिंग को लेकर, तो 25 कमेंट ये आते हैं कि आप इतना खाते हो, आप इतने पतले कैसे हो। तो लोग, इनफैक्ट लोग यहाँ तक कमेंट करते हैं कि काश हमारी बॉडी भी आपकी जैसी होती कि हम लोग इतना खाएं और हमें जिम नहीं जाना पड़े और हमारा पेट ना निकले, या फिर जो भी है, आप इतने फिट दिखे। तो मैं हर चीज़ को, मैं कोशिश करता हूँ मैं सकारात्मक पहलू को मैं फोकस रखूं और बाकी चीज़ों को मैं नज़रअंदाज करूं। तो इस तरीके से मैं टैकल करता हूं। बाकी एट द एंड मुझे पता है, मेरा अंतरात्मा जानता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। तो कोई मुझे छोटा फील कराना चाह रहा है, मुझे बुरा फील करा रहा है, तो वो चीज़ मुझे अफेक्ट नहीं करती। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो वैसे जैसे वास्ट एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आज की दुनिया में सोशल मीडिया का, तो वो ऐसे में क्या लाइन ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, जो उसे पार नहीं करनी चाहिए, एट द सेम टाइम अपनी बात सही तरीके से लोगों तक उसको पहुंचानी भी है? देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लोग ना अलग तरीके से अभी के समय में पोर्ट्रे करते हैं। उनको लगता है कि जो एक फैंसी लाइफ जी रहा है, एक बहुत चीज़ों शो ऑफ कर रहा है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, वो इन्फ्लुएंसर है। बट इन्फ्लुएंसर वो है जो आपको ना बेसिक चीज़ों को बता रहा है, एक रियलिटी चेक दे रहा है, वो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर होना ये मतलब नहीं होता है कि आप एकदम शो ऑफ करे जा रहे हैं और आप वो एकदम रिच लाइफ दिखा रहे हैं। आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं आपको कभी ऑटो में दिखूंगा, कभी कार में दिखूंगा, मैं हमेशा स्कूटी में चलता हूँ। मुझे लिटरली लोग रोड पर रोक के पूछते हैं कि आप स्कूटी में चलते हैं? मैं बोलते हैं हाँ, स्कूटी में चलता हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं, आप तो इन्फ्लुएंसर हैं, आपको तो कार वार ले लेना चाहिए। मैं बोले कि ट्रैफिक आप देखे हो कितना ट्रैफिक है? तो बोलते हैं हाँ, बट आपको कार में घूमना चाहिए, ऐसा सेफ्टी नहीं है। बोले सेफ्टी, मैं किसी के साथ गलत किया ही नहीं हो, तो मुझे क्यों सेफ्टी का वो टेंशन लेना? तो मैं देखिए, एट द एंड बात यही है कि आप जितना ज़्यादा रियल रह रहे हैं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रह रहे हैं, वही मैटर करता है। दिखावा वगैरह वो चीज़ ना एक टाइम के बाद ना लोग उस चीज़ से ऊब जाते हैं। बट आप कितना ज़्यादा रियल रह रहे हैं ना, वो चीज़ लोग आपको पसंद करते हैं। और मुझे शायद इसीलिए लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैं उनको अपने बीच का लगता हूँ। मैं ये नहीं करता हूँ कि मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मैं बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करूँगा, आई एक्ट कि हाँ मैं बहुत ऊपर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया वगैरह क्या है ना, वो बहुत ही वो वर्चुअल चीज़ है, आप उसको ऐसे छू नहीं सकते हो। आप इसको छू सकते हो, सोशल मीडिया को छू नहीं सकते हो। आज है कल गायब हो गया, पर आप यहीं रहोगे। पर अगर आप वो बोलते हैं ना उड़ना, अगर आप उड़ना स्टार्ट कर दिए ना, तो फिर आप वो हर दूसरा इंसान हंसेगा। पर अगर वही चीज़ अगर आपका ख़त्म हो जाता है तो भी इंसान बोलेगा कि हाँ, एक टाइम पे सोशल मीडिया था तो ये इंसान बहुत अच्छा करता था। तो मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, और मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ जो सोशल मीडिया है वो वर्चुअल चीज़ है। वो आप उसके लिए अपना पर्सनल लाइफ और खुद की पर्सनालिटी को एकदम ऐसे चेंज मत करो कि अगर वो चीज़ ना रहे तो फिर आप सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। यंग एज में इतने अच्छे विचार होना, इतना रियल होना, मेरे को लगता है रियल हो जो आदमी होता है उसको अलग से कुछ करने के एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है।
करता जो रियल होता है वो दिखता है, और वो मेरे को लगता है कामयाबी की और आपको ज़्यादा जल्दी ले जाता है। तो ये खूब बहुत अच्छी बात कही आपने। अतुल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में ब्लड डोनेशन प्रोसेस जो है उसमें क्या बदलाव या क्या एडवांसमेंट्स आपको लगता है कि होने चाहिए या हो रहे, जिससे गंभीर बीमारी या हो, सिकल सेल हो, थैलेसीमिया हो, जैसी जटिल बीमारियों से आसानी से हम लोग निपट सकते हैं? देखिए, ब्लड डोनेशन में एडवांसमेंट की अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो आज भी हम वहीं हैं कि ब्लड मिल जाए, आसानी से मिल जाए, यही जंग में लोग पड़े हैं। और बहुत दुख की बात है, 2001 में नेशनल ब्लड पॉलिसी आई, आज 24 साल हो गया, कोई कंप्लायंस नहीं है। मैंने खुद 2015 में एक PIL फाइल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 2018 में वो डिसमिस हुआ विथ लॉट ऑफ डायरेक्शंस, उसका कंप्लायंस नहीं है। हम लोगों ने कल की बात है, हम लोगों ने वापस से PIL फाइल किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और कल वो जो ऑनरेबल कोर्ट का ही जो डायरेक्शंस थे उसके जो कंप्लायंसेस नहीं थे, उसको लेके थैलेसीमिया सिकल सेल पेशेंट्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना इंश्योर कैसे करेगी सरकार, उसको लेके लोगों को ब्लड मिलना, मतलब किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत है, ये दायित्व किसका है? ये अस्पताल का है जो ब्लड प्रिस्क्राइब करता है। तो ये नियम है कि आपको अपने यहाँ नियमित रूप से हर अस्पताल को रक्तदान शिविर करना है। आपके यहाँ जो रिक्वायरमेंट है अपने पेशेंट को बेड साइड देना है, मतलब आपको उसको रिक्विजिशन नहीं देना है कि वो भटकता रहे ब्लड के लिए, डोनर के लिए। नो, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग हॉस्पिटल कि आप कैंप करेंगे, आप ब्लड जिस ब्लड बैंक में रखें, जब आपके पेशेंट को ज़रूरत होगी तो वहाँ से मंगा के आपको बेड साइड देना है, जैसे आप बाकी दवाइयाँ देते हैं। ये नियम है जिसका अनुपालन नहीं है। तो दोबारा हम लोगों ने कल वो वापस से हमारा डेट पड़ा था, और ऑन सो हैप्पी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वापस स्टेट को कहा है कि आप सारे जो एफिडेविट्स उन्होंने पहले दिए थे वापस देंगे। उन्होंने बहुत समय मांगने की कोशिश की, बट आई वॉज हैप्पी, चीफ जस्टिस बहुत उनसे नाराज़ हुए। उनको ये भी बोल दिया कि अगर आपका बेटा थैलेसीमिक होता ना तो आप समय नहीं मांगते, शायद आप ये तुरंत करना चाहते, बिकॉज योर सन इज़ नॉट अ थैलेसीमिया पेशेंट, यू डोंट अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ द केस। और सभी को बहुत अच्छा लगा कि द वे ही टुक अप आवर केस पब्लिक इंटरेस्ट में। और आई थिंक इससे अभी जो ब्लड कॉम्पोनेंट्स ऑपरेशन जैसे हमारे 20 जिला में नहीं है, 20 जिला में ब्लड डोनेशन वैन्स नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए एक जांच होती है HPLC, वो नहीं है। सो ब्लड बैंक स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है गवर्नमेंट में। एक अच्छा काम हुआ है कि टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स बेहतरीन हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ है, कमियाँ हैं जिसको करनी ज़रूरी है। और जो हम लोग बहुत समय से प्रयास करते आए हैं, लेकिन समहाउ विद एडवोकेसी विद द गवर्नमेंट हम नहीं कर पाए, चीज़ें नहीं बनी। फाइनली हम लोगों ने एक PIL इनिशिएट किया है, बट विद दिस PIL एंड विद द कोर्ट वी आर वेरी होपफुल कि अब पहला प्रायोरिटी ये है कि लोगों को ब्लड जब ज़रूरत हो आसानी से निःशुल्क मिल जाए। दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। जब हम वो ही नहीं इंश्योर करते हैं तो इसके आगे कोई भी बात करना आई थिंक मतलब बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। अभय जी, आज की युवा बेहद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पाश्चात्य संस्कृति को देखकर, वेस्टर्न कल्चर को देखकर, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि वो अपने जड़ों से जुड़े रहे? देखिए, ये एक तो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पाश्चात्य से जो प्रभाव है वो कभी रुकेगा नहीं, और रुकना भी नहीं चाहिए। नो सोसाइटी इज़ अ फ्रोजन रिवर, हमारे एंथ्रोपोलॉजी का स्टेटमेंट है कि अगर आप आदिवासियों की परिकल्पना आपने किया है आज़ादी से पहले वो ऐसे थे, ऐसे रहते थे, तो आज भी वो ये रहेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वो चेंजेस आएगा, लेकिन हर चेंजेस के बाद भी मैं बार बार कहता हूँ कि आपके समाज में, यदि आप आदिवासी समाज की बात करते हैं तो उसमें कुछ मौलिक भावनाएं होती हैं, देयर आर सम मोराल्स। उन चीज़ों को संजो के भी आप आवश्यक नहीं कि आप बदलेंगे, अगर उन चीज़ को आप संभाल के रखते हैं, जैसे राहुल ने कहा या अतुल जी ने कहा कि जब आप संस्कार लेते हैं अपने माता पिता से, आप कहीं पहुँच जाएँ, कितने भी ऊँचे स्थान पर पहुँच जाएँ, वो मौलिकता आप नहीं खोते हैं। तो आदिवासी समाज में भी अभिभावक का दायित्व बनता है, या जो आप युवा पीढ़ी उनका दायित्व बनता है कि आदिवासी की जो मौलिकता है उसको बनाए रखें। और आपको बिल्कुल, आपको पाश्चात्य संस्कृति से लगाव है, आप बिल्कुल उसको फॉलो करें, लेकिन आपकी जो मौलिकता उसको बनाए रखें। जी, यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड आपके कल्चर को लेके। हाँ जी, तो अभय जी, ऐसे आज की शिक्षा प्रणाली है उसमें आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे जिससे हम बच्चों को भविष्य सुंदर और सुरक्षित कर सकें? एक चीज़ है, मैं बार बार रिपीट ही कर रहा हूँ कि मेरा हमेशा एक अपील होता है खासकर आदिवासी युवाओं से कि हमेशा आपको कोई
किसी और ने परिभाषित किया है, क्योंकि हमारा मौखिक परंपरा रहा है तो लोगों ने बताया कि नहीं आप ऐसे हो, या उन्होंने परिभाषा दे दिया तो आप कोशिश करते कि हम उस कंटेनर में, उस ब्लॉक में फिट होने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है कि आप आदिवासी हो तो सबसे पहले आप स्वयं को जानो ना कि आप कौन हो, आप कैसे आदिवासी हो, आपकी क्या विशेषता है। जब आप स्वयं को परिभाषित करने लगोगे, अपनी मौलिकता, अपने जड़ों को बचा के रखोगे, तो मुझे लगता है कि तब कुछ सकारात्मक और बदलाव आएगा, सुदृढ़ होगा। और इसको शिक्षा प्रणाली में लाना है, क्योंकि हम जो करिकुलम में देखते हैं कहीं इसके बारे में चर्चा नहीं है। तो मेन जो मूल बातें हैं कि आप एमए में या बीए में उनको पढ़ा रहे हैं कि आदिवासी क्या होता है, लेकिन जिस बच्चे को आपको ग्रूम करना है, वो बचपन से उसको समझाना है कि तुम्हारी खासियत क्या है, तुम कौन हो, वो कहीं मिसिंग है। तो इसको शिक्षा प्रणाली में अगर ये करिकुलम में आता है, अपने आप को पहचानने की एक शुरुआत होती है, तो मुझे लगता है बहुत सकारात्मक होगा। जी, ये बहुत अच्छी बात की आपने कि बचपन से ही यदि इसके बारे में अवेयर हो जाए, बच्चे इनको समझने लगे, तो शायद वयस्क होने तक उनको काफ़ी इस चीज़ के लेके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं, वो बिल्कुल समझ जाएंगे। यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी अतुल जी की शिक्षा प्रणाली में क्या ऐसा बदलाव करना चाहिए अब, क्योंकि आप अवेयरनेस और एजुकेशन की बात कर रहे थे, यदि वो हो तो रक्तदान ज़्यादा आसानी से हो सकता है। तो क्या मतलब शिशुओं से लेकर वयस्क होने तक उनको ये उनके शिक्षा प्रणाली में एंटर कर देना चाहिए कि रक्तदान का महत्व होना है, ताकि आई थिंक जब हम 11वीं और 12वीं तक पहुंचते हैं, ऑलरेडी 12वीं तक और 18, यस, तो जब आप 18 के हो गए हैं, नाउ यू एंड दैट्स द बेस्ट एज टू स्टार्ट। यू आर फिट, यूजुअली आप कोई दवाइयों पे नहीं होंगे, आप हेल्दी हैं, एंड दैट इज द टाइम वी नीड टू इनकलकेट दिस एजुकेशन, दिस मोटिवेशन, दिस सेंसिटाइजेशन इनटू समबडी कि ये करना है आपको समाज के लिए। और जब उस समय आप उनको वो एजुकेशन देते हैं ना, तो वो रियल वॉलंटरी डोनर्स बनने का एक बहुत बड़ा एक एक स्कोप खोलते हैं। सो आई थिंक कम से कम 10th में ही इसकी शुरुआत हो जाना चाहिए, जब आप 16 के हो गए। सो करिकुलम का अगर ये पार्ट हो, जो कि जैसे किसी भी सब्जेक्ट में आप कहीं भी उसको एडजस्ट करें कि एक ब्लड डोनेशन क्या है, ब्लड पढ़ते हैं बच्चे, जी, ब्लड डोनेशन नहीं पढ़ते हैं। तो जब डोनेशन पढ़ेंगे ना, और तब वो बच्चा जब 18वीं का हो जाएगा या हो जाएगी, तब आप पाएंगे कि वो आई हैव नोन, जैसे हम लोग स्कूल एजुकेशन के लिए जाते हैं, गो टू लॉट ऑफ स्कूल्स, मेरे पास ऐसे कितने पिक्चर्स हैं ऑन फेसबुक, सोशल मीडिया में, लोग मुझसे बच्चे कनेक्ट करते हैं एंड दे हैव डोनेटेड ब्लड ऑन द 18th बर्थडे एंड दे रिमाइंड मी कि सर आप क्लास 6 में आए थे मेरे स्कूल में। अच्छा, मुझे याद करना पड़ता है, 4 साल पहले आई हैड गॉन टू दैट स्कूल, वहां पे उस बच्चे ने हमें सुना था जी, और उसका इम्पैक्ट अभी तक है। एंड 18th बर्थडे में वो ब्लड डोनेट करके मुझे फोटो भेजता है सोशल मीडिया में मुझे खोज कर। जी, सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एज पार्ट ऑफ सिस्टम, यस, ये तो हमारी एक सीमित रिसोर्स है कि हम 2-4-10 स्कूल चल जाएंगे, 20 स्कूल चल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो टू लार्जर एक्सटेंट, यस, वो, हाँ। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हो गया ना, हर स्कूल में 10वीं या 12वीं तक हम जरूर उनको बता दें, 18 होने से पहले बता दें, देन वील सी द चेंज। जी, अब मेरे को लगता है रफ्तार मीडिया के इस पेशकश से हमको लगता है कि इसका शायद असर पड़े, इसके लिए हम लोग जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। करिकुलम में शायद, जैसे अभय जी ने भी बताया, जैसे आप भी बता रहे हैं, इस सब चीज़ों को अगर करिकुलम में हम लोग ऐड कर लेते हैं तो मुझे लगता है इससे काफ़ी मदद मिल सकती है हमारे पूरे समाज को। राहुल जी, एक स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में, बच्चों को भी है, बड़ों को भी, एडल्ट्स को भी है, बूढ़ों को भी है। तो ऐसे में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को मॉडरेशन में बैलेंस कैसे करने का आप क्या सलाह देंगे? स्क्रीन टाइम तो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर क्रिएटर, मेरे भी स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़े हुए हैं, क्योंकि पूरा टाइम एडिटिंग वगैरह करना और स्क्रिप्टिंग करना है, वॉइस ओवर करना है, तो मुझे सारा कुछ फ़ोन या फिर स्क्रीन के आगे ही करना होता है। बट अगर आप इस फील्ड से नहीं जुड़े हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि अभी के लोगों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, और उसका मेन रीज़न है स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा होना। आप उसमें इतने खोए हुए हैं, जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं, सिंपली बोलते हैं खाना खा लो, तो उसमें आप एकदम वो जो एक होता है ना कि मैं खा रहा हूँ, और एक जो टोन चेंज होता है ना कि मैं खा रहा हूँ ना, तो वो जो है ना वो चिड़चिड़ापन होने का वजह सबसे ज़्यादा भी स्क्रीन टाइम। तो वो लोगों को लिमिट करना होगा। जो आसपास जो परिवार में अभी लोगों में दूरियां बढ़ती जा रही है कि लोग एक घर में रह रहे हैं, बस सब कमरे अलग अलग है, लोग बुला के नहीं मैसेज या कॉल करते हैं कि आ जाओ इस रूम में, या फिर यहाँ पे आ जाओ, या वहाँ चलना है। तो ज़रूरी है कि हम लोग आसपास की दुनिया से भी जुड़े, अपने आसपास जो खेलकूद होते हैं बच्चों को रखें कि बाहर भेजें, और एक टाइमिंग सेट करनी चाहिए कि हाँ इस टाइम में मेरे बच्चे यहाँ खेलेंगे, इतना टाइम स्क्रीन टाइमिंग ही दे सकते हैं बच्चों को। तो ये बहुत ज़रूरी है। बीइंग इन्फ्लुएंसर मैं यही कर सकता हूँ कि लोगों को अपनी वीडियोज़ के थ्रू
कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर लोगों को गाइड करूंगा कि इतना क्या इम्पैक्ट हो सकता है स्क्रीन टाइमिंग का बच्चों के हेल्थ पे या फिर बड़े बुजुर्गों के हेल्थ पे, क्योंकि अभी बच्चे क्या, अभी बड़े बुजुर्ग जितने माता पिता दादा दादी की उम्र के लोग हैं वो लोग भी अभी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे लगे रहते हैं। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है। जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हम चाहते हैं कि आप ऐसा कोई वीडियो बनाएं जिसमें आप बच्चों को भी ये सलाह दें और बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ये सलाह दें कि मॉडरेशन में रहना, मॉडरेशन में देखना, यूज़ करना सोशल मीडिया को भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का अति हानिकारक होता है। एकदम सही, एक्सेस इज यस यस बैलेंस होता है तो लाइफ भी बैलेंस रहती है। बैलेंस रहती है। बहुत अच्छा। अभय जी, आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी। आज के अखबार में मैंने एक लेख पढ़ा कि झारखंड के गुमला और नेतरहाट में प्रमुख रूप से सदियों से रहने वाला एक समुदाय है, असुर समुदाय, जिसकी आपने शुरुआत में भी बात की थी। तो इस पर आप क्या नया कुछ शोध कर पाए हैं? इसको अगर थोड़ा सा और एलैबोरेट हमारे लिए कर ये सकें। एक्चुअली वही जो मैंने पहले भी बोला था कि वो आदिवासी समाज की जो विशिष्ट संस्कृति होती है, तो हमने इसमें पाया था कि ये अति संवेदनशील जनजाति का पीवटी चीज़ में पूरे भारत में 75 हैं, उसमें से हमारे यहाँ झारखंड में 8 है। तो इनकी जनसंख्या 22,500 के आसपास है। तो इनमें बड़ा ये चीज़ था कि बहुत पहले, मुझे लगता है 10-12 साल पहले मैंने ये विद्या देखी थी कि वो जंगल जाते थे, पत्थर उठाया, उस पत्थर को उन्होंने फर्नेस बनाया जिसको लोकल में भट्टी बोलते हैं, और वो बिल्कुल लोकल रिसोर्सेज से बनता है। वो भट्टी भी वहीं के मिट्टी से बनेगी। फिर कोयला बनाने का तरीका होता है जिसको हम लोग चारकोल कहते हैं, उन्होंने बनाया और उस भट्टी में उसको रखा। मैं बिल्कुल सरप्राइज था कि इससे लोहा कैसे निकलेगा, और उन्होंने निकाल के दिखाया। तो ये पूरा जो इनका, जिसको हम लोग, जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है उसमें हम लोग इसको रिच इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम बोलते हैं, जो अभी पूरा UN या बाकी अंतर्राष्ट्रीय मंच इसके बारे में चर्चा कर रही है। तो इनके बारे में मैंने शोध किया, तब पाया कि ये जो करते हैं, जो आदिवासी समाज कर रहा है, इसके पीछे एक रैशनैलिटी होती है, एक साइंस होता है जो कहीं ना कहीं अनएक्सप्लोर्ड है। इसलिए मेरी पूरी जो शोध थी अभी इसमें है। मुझे इच्छा है कि मैं झारखंड बाकी आने वाले 32 जनजातियों पे काम कर सकूँ। सबकी विशेषता होती है, शुरुआत इनसे किया है, तो आगे चाहता हूँ कि ये जो शोध है मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय पटल तक जाएगी, क्योंकि 3 विश्वविद्यालय जर्मनी में, UK में और US में उन्होंने इस फिल्म को, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो तैयार होगी उसको स्क्रीन करने के लिए उन्होंने सहमति प्रदान की। जी धन्यवाद। जी, शो के आखिरी सेगमेंट में हम आप सभी मेहमानों से एक मैसेज चाहेंगे आज के युवाओं के लिए जो कल हमारे देश का भविष्य उज्जवल करेंगे। तो राहुल जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को या युवाओं को? बीइंग अ क्रिएटर, मैं तो यही बोलूँगा कि जितना हो सके अपने आप में एक वास्तविकता रखिए, रियल रहिए। और जो अभी दुनिया इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया है ना, उसमें इन्फ्लुएंस उन्हीं लोगों से होइए जो एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दिखावा से इन्फ्लुएंस मत होइए। हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, महापुरुष हैं, जो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। हमारे माँ बाप हैं, हमारे आसपास में बहुत लोग हैं, जैसे कि ब्लड मैन ऑफ झारखंड है। तो ये कहीं ना कहीं समाज में ना एक बहुत अच्छा बदलाव ला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स है, इंस्टेड ऑफ दोज हु आर मेकिंग फनी कंटेंट। वो अच्छे हैं, वो बुरा नहीं कर रहे हैं, बट वो एक अपना काम कर रहे हैं, वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकते हैं। तो वही मेरा यही था, बीइंग इन्फ्लुएंसर, बी रियल टैगलाइन मुझे मिला है। तो इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया क्रिएटर्स से होने की जगह जो एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनसे इन्फ्लुएंस, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो समाज को ज़्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अतुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक जैसे हम 40s के पड़ाव में हैं, मैं और अभय, और आई सपोज राहुल 20s के पड़ाव में है। सो इस वक्त ये 20s वाले पड़ाव बड़ी चिंता है देश के लिए कि जिस दिशा पे जा रहे हैं, नशा, जुआ, एंड आई एम सो इम्प्रेस। मैं पहली बार मिला, एंड जो बात राहुल ने कही कि पैसे मिलते हैं कि आप जुआ को भी प्रमोट करो, ऑनलाइन, लेकिन ये नहीं करते हैं। आई थिंक दिस इज़ व्हाट द कंट्री नीड्स, कि युवा को पता हो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे हित में है, मेरे राज्य के हित में है, मेरे देश के हित में है। लोग नहीं समझ रहे हैं। आज जितने लोग ड्रग्स ले रहे हैं उनको लगता है कि तो हम अपने लिए ले रहे हैं, बट दे आर नॉट नोइंग ड्रग इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ साइलेंट टेररिज्म। जो ड्रग्स आज वो ले रहे हैं, पता नहीं उनको क्या कर रहे हैं वो। यस, सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली अगर लोग जागरूक रहें अपने सेहत के लिए, कि आप अपना सेहत अच्छा रखो, क्योंकि दिस इज़ व्हाट विल स्टे विथ यू। हैव अ गुड कैरेक्टर, कि मतलब कि आप को ये मन से, अपने कॉन्शियस से आप कह सके कि यू आर एन एसेट फॉर योर कंट्री, फॉर योर स्टेट, फॉर योर सिटी। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप राहुल जैसे और ये कैरेक्टर रख पाएंगे, जो सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तब आप बहुत, हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी विशेषताएं हैं। आप रक्तदान भी करेंगे, आप पौधों का संरक्षण भी करेंगे, आप ट्रैफिक वायलेशंस नहीं करेंगे, आप
खुद ही सब कुछ वो करेंगे जो आपको करना चाहिए। तो आई थिंक कैरेक्टर बिल्डिंग, एक ऑनेस्टी अपने देश के प्रति, द वे यू कैन रियली शो दिस टू पीपल, आई थिंक ये है जो आज के युवाओं को रियली सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे देश को कैसे युवा चाहिए। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा बताया आपने कि यही असली देशभक्ति है, यही असली देशभक्ति है। ऐसी थॉट्स रखना, ऐसे लोगों को जागरूक करना, ऐसे विचार रखना, मुझे लगता है देशभक्ति इससे अलग कुछ नहीं हो सकती है। सो सरप्राइज कि कोई एक झंडा लेके कहीं पे इतना बड़ा और उस तरह से लोगों को कमेंट कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, बट बिकॉज ही इज अ फ्लैग, उसको लगता है ये देशभक्ति है। And sometimes for the sake of social media also, to get the attention, to get the attention. देश को चाहिए क्या? करेक्ट, आपसे करेक्ट, उम्मीद क्या? करेक्ट। पतरातू में आप जाओगे अभी 15 अगस्त को, तो आप देखोगे कि लोग एकदम पूरा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, पूरा Yes. एकदम झंडा लेके, क्योंकि उनको वीडियोस बनाने हैं। वीडियोस बनाने हैं, तो वो देशभक्ति वो नहीं देशभक्ति होती नहीं है, है। डेफिनेटली नहीं। और लास्टली अभय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा क्या संदेश है, ऐसा कोई लाइन आप बता दें जो युवाओं को प्रेरित कर सके। मैं प्रेरणा तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन एक प्रश्न सभी युवाओं के पास रखना चाहूँगा। मैं अभी एक आर्टिकल लिख रहा हूँ जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पब्लिश होगी थी, अनसंग हीरोज़। तो इस देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कुछ इतिहास के पन्नों में आ गए, कुछ गुमनाम हो गए, तो उन पर थोड़ी शोध चल रही है। मैं युवाओं से यही प्रश्न छोड़ना चाहूँगा कि इस आज़ादी की कीमत को समझिए। जो मिल गया है इसकी आपको अभी कद्र नहीं है, जो शायद अतुल जी भी सहमत होंगे और मैं भी इस पर पक्षधर हूँ कि जो आज़ादी मिली है उसके इतिहास को समझिए, कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं। शायद आपके परिवार से भी कोई पुरखा उसमें शहीद हुआ होगा, इसकी आज़ादी को समझिए। और मुझे लगता है कि हम आपको समझाओ उससे बेहतर है कि आप इतने परिपक्व हो गए हैं, आज मुझे 18-20 साल के बच्चों को पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो आपको ये समझ विकसित करनी पड़ेगी अपने राष्ट्र के लिए। उस सरहद में जो खड़ा है उसको याद कीजिएगा ज़रूर, और कभी अस्पताल का चक्कर ज़रूर लगाइएगा। जी धन्यवाद। जी अतुल जी, अभय जी और राहुल जी, आप सबने जो बताया, तो हमें एक इससे जो चीज़ जल्दी समझ में आई वो ये है कि जो हमारी आज़ादी है हमें उसे ग्रांटेड नहीं लेना है। जैसे उन्होंने कहा कि शायद आपके परिवार से भी कोई हो सकता है जो शहीद हो चुका हो, तो इस चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना है। आज़ादी को जश्न ज़रूर मनाना है, लेकिन आज़ादी को ग्रांटेड लेकर नहीं। इस पे जिम्मेदारी से हम लोग को आगे अपने अच्छे भविष्य के लिए हम लोग को, सब लोग को साथ में आगे बढ़ना है। तो आज के इस चर्चा में हमने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न पहलुओं पर विचार का आदान प्रदान किया। अभय जी ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। अतुल जी ने रक्तदान के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। राहुल जी ने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभक्ति और एकता की भावना को बढ़ावा देने का तरीकों पर चर्चा की। और अलीशा जी ने मेहनत से आगे बढ़ने का, अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाने का हौसला हमें दिया है। हम अपने सभी मेहमानों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय और अपने विचारों को हमारे समक्ष साझा किया। हमें पूरी उम्मीद है इस शो ने आपको प्रेरित किया होगा और देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाया होगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें बहुत प्राउड फील कराया है। आप ऐसे काम जो आप लोग कर रहे हैं, आप इसे कृपया करते रहिए, हमें प्रेरित करते रहिए। थैंक यू सो मच। हमें झारखंड वासी होके, हमें भारतवासी होके आप लोगों पर बहुत गर्व है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जय हिंद, जय भारत।